फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज लाइव सेशन में मैं फिर से हाजिर हूँ। आपका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज का जो विषय है वो कल का ही विषय है। कल हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कुछ बातें की थी। आपको बताया था कि कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी बातें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में निखार उत्पन्न कर सकती हैं। और बहुत सारी बातें होती हैं, चाहे हम सेल्फ एनालिसिस की बात करें, चाहे हम स्ट्रेस की बात करें, पॉजिटिविटी की बात करें। ये सारी बातें हमने आपसे कल की थी। आज उसी क्रम में हम कुछ और चीज़ें लेकर आए हैं। साथियों, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी बात है जिसके बारे में जितना कहा जाए कम है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ बताया जा सकता है। तो आज पार्ट 2 में, जैसा दीपक जी कह रहे हैं, आज पार्ट 2 में हम हैं यहाँ पर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का दूसरा पार्ट है। और आज कुछ मुख्य बातें मैं आपसे करूँगा, क्योंकि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक ऐसा इशू है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। जीवन दर्शन, जीवन का जो दर्शन है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट है। लाइफ में क्या क्या अच्छा होना चाहिए, लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए, लाइफ को कैसे दिशा देनी चाहिए, लाइफ में किस तरीके की परिस्थितियों को हमें पैदा करना चाहिए, ये सारी बातें आपको बतानी है। और आज का जो सेशन है उसमें हम कुछ बातें, जैसे कल हमने कुछ बातें ली थी, उसी तरीके से आज भी हम कुछ बातों को लेंगे और उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। देखिए, पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा गुण है कॉन्फिडेंस। जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है, जिस व्यक्ति में विश्वास होता है, वो कॉन्फिडेंट तो कहलाता ही है, साथ में ये भी कहलाता है कि वो एक अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक है। क्योंकि एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस को चंद शब्दों में हम परिभाषित नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस एक या दो चीजों से मिलकर नहीं बना होता, बल्कि कॉन्फिडेंस के अंदर बहुत सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। और कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए हमें बहुत सी छोटी छोटी चीजों पे और बड़ी बड़ी चीजों पे काम करना पड़ता है। कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो है आपका नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट। अब ये नॉलेज मैनेजमेंट क्या है साथियों? बड़े आसानी से, बड़े सरल शब्दों से लोग कह देते हैं नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है। लेकिन ये किस तरीके की शक्ति है और ये शक्ति कैसे हमारे अंदर आए, कैसे ये शक्ति हमारी लाइफ में एक परिवर्तन लेकर आए, कैसे ये शक्ति हमारे जीवन को बदले, हमारी सोच को बदले, कैसे ये ज्ञान हमें मार्गदर्शन देता है, क्या ज्ञान की अहमियत है, ये जानना बहुत जरूरी है। बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं कि ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, नॉलेज के पीछे भागना चाहिए, जितनी नॉलेज ले सकते हो लो, जितनी नॉलेज ले सकते हो लो, जितनी नॉलेज ले सकते हो लो। लेकिन एक कहीं पर पॉइंट ये तो बनना चाहिए ना कि इतनी नॉलेज अगर कम से कम हो तो मैं कॉन्फिडेंट पर्सन की कैटेगरी में आ जाऊंगा। नॉलेज टू विच लिमिट? हर आदमी ये तो कहता रहता है नॉलेज जो है अनलिमिटेड है, लेकिन नॉलेज की एटलीस्ट अप्रोच है अनलिमिटेड।
नॉलेज आप कितनी भी ले लो कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी लेवल पे कुछ तो सीमाएं खींचनी होंगी, और उन सीमाओं को खींचते हुए आगे बढ़कर नई सीमाओं को बनाना होगा। दायरे तय करने पड़ेंगे एक समय काल के लिए, और फिर जब वो समय काल समाप्त हो जाएगा तो फिर नए दायरे बनाने पड़ेंगे। यानी कि ज्ञान में भी हमें बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है। अब ज्ञान हमें लेना है, नॉलेज अगर हमें लेनी है कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, तो हम किस तरीके का ज्ञान लें, किन किन चीजों का ज्ञान लें, किस लेवल का ज्ञान लें, किस हद तक ज्ञान लें, यह बात समझना जरूरी है। मैंने अपने पिछले किसी सेशन में आप ही लोगों को बताया था कि ज्ञान विभिन्न प्रकार का होता है, और नॉलेज को रिसीव करने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि हमें ज्ञान किस प्रकार का लेना है, what kind of knowledge we need to acquire। ज्ञान के प्रकार क्या है? साथियों, यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं आपके लिए एक पुस्तक लाया हूं, बड़ी अच्छी पुस्तक है और मैंने पढ़ी है और बड़ी अच्छी लैंग्वेज में लिखी है, बड़ी साधारण भाषा में लिखी है, और वो पुस्तक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड से संबंधित पुस्तक मैं आपके आगे रखता हूं और आपसे कहता हूं बड़ी शानदार किताब है, बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी है, मजा आ गया, बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप पढ़िए इसे, आपको ज्ञान मिलेगा। पढ़ेंगे वो किताब? पढ़ेंगे? क्या उस किताब को आप पढ़ना पसंद करेंगे? मैं आपसे कह रहा हूं किताब आपको ज्ञान देगी, कोई भी किताब वो ज्ञान देगी। क्या आप उस किताब को पढ़ेंगे? आप उस किताब को जब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक आपका बैकग्राउंड मेडिकल का ना हो। हम जो ज्ञान रिसीव कर रहे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए होना चाहिए, जिस एनवायरनमेंट में हम हैं। अगर उस एनवायरनमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है तो मैं उस ज्ञान को अगर रिसीव कर रहा हूं, I am wasting my time and I am also creating an opportunity to lose my confidence level, क्योंकि मेरा सारा अटेंशन उस तरफ को जाने वाला है। तो मुझे जो पढ़ना है वो सेलेक्टेड होना चाहिए। जैसा दीपक जी ने कहा, मेरी नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेरे डिजायर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेरे गोल्स के मुताबिक होना चाहिए, मेरी सोच के मुताबिक होना चाहिए, कर्मों के मुताबिक होना चाहिए। तो मैं क्या हूं, मैं क्या होना चाहता हूं, मेरी क्या इच्छाएं हैं, मेरा क्या माहौल है, इस सारी बातों के मद्देनजर मुझे नॉलेज को रिसीव करना चाहिए। यदि मैं ऐसे ज्ञान को रिसीव कर रहा हूं जिसका मेरे जीवन से कोई संबंध नहीं है, तो मैं एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा हूं कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज होगा। वो इसलिए लूज होगा कि जो मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल है उस लेवल से मैं अप ना जाकर के मैं डाउन इसलिए जा रहा हूं कि मैं अपना समय
उस प्रकार के ज्ञान पे नहीं लगा रहा हूं जिसकी मुझे दरकार है, बल्कि उस प्रकार के ज्ञान पे लगा रहा हूं जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। इसको मैं अटर फुलिशनेस मानता हूं। अटर फुलिशनेस। पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए मेरी ओर से पहली बात जो आपको अपने माइंड में उतार लेनी चाहिए वो ये है कि मुझे उस प्रकार का ज्ञान लेना है, वो ज्ञान लेना है जो मेरी इच्छाएं और आकांक्षाओं पर निर्भर करता है, जिसकी मुझे जरूरत है। वो ज्ञान नहीं जिसकी मुझे जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा, आप डॉक्टर बनना नहीं चाहते, कितना भी कोई व्यक्ति आपसे आके कहे ये बड़ी अच्छी किताबें पढ़ ली, नो, इट्स ऑल यूजलेस, एब्सोल्युटली यूजलेस इन टुडेज वर्ल्ड। आज के युग में तो बिल्कुल ही यूजलेस है। अगर थोड़ा बहुत जानकारी आपको लेनी है, गूगल आपके पास है, सेकंड्स के अंदर आप कुछ जानकारी को निकाल सकते हैं। कुछ भी जीवन में आप कर रहे हैं उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब एक कारपेंटर एक टेबल तैयार करता है, उसको ज्ञान की जरूरत पड़ती है। शिक्षक क्लास में पढ़ाने के लिए जाता है, ज्ञान की जरूरत पड़ती है। फेसबुक से लाइव सेशंस देने के लिए आना होता है तो फेसबुक की जानकारी भी लेनी पड़ती है। फेसबुक पर लाइव कैसे आया जाए, वहां भी नॉलेज की जरूरत पड़ती है। जीवन में कुछ भी करते हैं, ज्ञान की जरूरत पड़ती है। वो ज्ञान जो आपके उद्देश्य, आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपकी मदद करता है, उस ज्ञान को लीजिए। जो ज्ञान आपके लक्ष्यों से अलग है उसको हटा दीजिए। ज्ञान विभिन्न प्रकार का होता है, चर्चा करने वाले हैं। एक टाइप नॉलेज का है सब्जेक्टिव नॉलेज, विषय परक ज्ञान। आप कुछ भी करते हैं उसमें एक विषय होता है। कारपेंटर के लिए उसका विषय है वो आर्ट जो वो कर रहा है, उसका ज्ञान। आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस कैसे दें, ये विषय परक ज्ञान है। विषय परक है क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से आपको ऐसा करना है। कुछ भी आप करते हैं, उस सिचुएशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका ज्ञान होता है, रादर विषय परक ज्ञान होता है। तो विषय परक ज्ञान की आवश्यकता, ये पहला टाइप है सब्जेक्टिव नॉलेज, जिसकी जरूरत है। हर सिचुएशन को एक सब्जेक्ट के तौर पर देखिए, एक विषय के तौर पर देखिए और उस विषय की नॉलेज को गेन करिए, उस विषय की नॉलेज को रिसीव करिए। कुछ भी करते हैं जीवन में, XYZ, वो आपके लिए एक विषय के समान होना चाहिए और उसकी कोर नॉलेज जो है वो सब्जेक्टिव नॉलेज है। मैं लैपटॉप मेरे बराबर में रखा है, इस लैपटॉप से मैं कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहता हूं तो लैपटॉप की नॉलेज, लैपटॉप कैसे चलेगा, क्या होगा, ये मेरे लिए एक सब्जेक्टिव नॉलेज है, ये विषय है मेरे लिए, क्योंकि इसके माध्यम से मैं और बहुत सारे विषयों से जुड़ जाऊंगा। अब साथियों, जो दूसरा टाइप है जिसकी जरूरत है, मैंने जैसे कहा कि कॉन्फिडेंस के लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। जो पहला मुख्य बिंदु है, मुख्य बात है कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए नॉलेज, और जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे पहली
बात या पहला प्रकार या टाइप जो नॉलेज का है वो है सब्जेक्टिव नॉलेज, और दूसरा है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज क्या है, इसके बारे में बहुत लोग अलग अलग धारणाएं रखते हैं। यदि इस वक्त आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर आप सर में दर्द होने की, हेडेक की 10 टैबलेट्स के नाम बता दीजिए, डिस्प्रिन इज वन ऑफ देम। 10 दवाइयां बता दीजिए कौन सी हम ले सकते हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन बना दीजिए 10, और मैं ये कहूं कि मुझे उसके बारे में नहीं पता है, तो आप ये कहने का राइट नहीं रखते सर आपको तो जनरल नॉलेज भी नहीं है। व्हाट इज जनरल नॉलेज? जिस विषय को आप टच कर रहे हैं, जिस विषय पे आप काम कर रहे हैं, उस विषय का एक एरिया होता है, उसकी बैकग्राउंड नॉलेज जनरल नॉलेज कहलाती है। उदाहरण देता हूं मैं आपको। मैं अंग्रेजी का मास्टर हूं, मुझे कहा जाता है कि आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना है। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूं। जब इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा रहा हूं तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते वक्त मेरे लिए सब्जेक्टिव नॉलेज है इंग्लिश ग्रामर, लेकिन इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने के लिए मुझे इंग्लिश एज ए भी मुझे होगी, और वो नॉलेज मेरे लिए जनरल नॉलेज है। आप ह्यूमन रिसोर्स में डील करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की नॉलेज आपके लिए सब्जेक्टिव नॉलेज है, लेकिन मैनेजमेंट की नॉलेज, मैनेजमेंट एज ए होल, वो आपके लिए जनरल नॉलेज है। एक कारपेंटर को, मेरे पीछे ये देख रहे हैं आप, एक शेल्फ लगी हुई है, इस शेल्फ को बनाना उसकी नॉलेज सब्जेक्टिव है, लेकिन इस शेल्फ कैसे रूम के अंदर प्लेस की जाएगी, किस दीवार पे लगेगी, किस दीवार पे अच्छी लगेगी, इसकी नॉलेज भी कारपेंटर को होनी चाहिए। ये उसकी जनरल नॉलेज है। ये उसको नहीं आती तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, कॉन्फिडेंट नहीं होगा। उसने तो केवल बनाकर चीज तैयार करके दे दी है बस, लेकिन उसका काम लगाना भी है, सजेस्ट करना भी है, तो ये उसके लिए जनरल नॉलेज है। मुझे किसी विषय पर लेक्चर देना है, सेशन देना है, जिस विषय पे मुझे सेशन देना है वो मेरे लिए सब्जेक्टिव नॉलेज है। वहां उस सब्जेक्टिव नॉलेज के थ्रू मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा, लेकिन आपके सामने नजरें कैसे मिलाऊं, कैसे कॉन्फिडेंटली खड़ा हूं, कैसे माइक को फेस करूं, कैसे सिचुएशन को अप्रोच करूं, ये जनरल नॉलेज है। इस जनरल नॉलेज की भी जरूरत है, और इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो सब्जेक्टिव नॉलेज से आगे आ जाते हैं, आई मीन सब्जेक्टिव नॉलेज में अपने को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन उनके पास जनरल नॉलेज नहीं होती, इस वजह से वो कॉन्फिडेंट नहीं कहलाते हैं। ये वजह है। साथियों, आपने बहुत लोगों को देखा होगा बड़े परिपक्व तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से बहुत सारे वक्ता अपनी बात रखते हैं, और बहुत सारे वक्ता ऐसे हैं जिनके पास सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत सारा होता है, लेकिन फिर भी लोगों के दिल में नहीं उतर पाते हैं। ज्ञान को प्रचार और प्रसार उसका नहीं कर पाते हैं। ये एक समस्या है।
यहां पर कॉन्फिडेंस लूज होने लग जाता है, क्योंकि ज्ञान का होना एक अलग बात है, सब्जेक्टिव नॉलेज एक अलग बात है, और उसको रिलेट करना डिफरेंट सिचुएशंस में ये बिल्कुल अलग बात है। अब जो तीसरी चीज है, तीसरा टाइप है नॉलेज का, वो है एल के, लैंग्वेज नॉलेज। मेरे को ज्ञान है, सब्जेक्टिव नॉलेज है, मेरे को पता है उस फील्ड को कैसे रिलेट किया जाए, कैसे उस फील्ड की उस नॉलेज को कैसे हम डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं, आई नो दैट। मगर मेरे पास शब्द नहीं है अच्छे, मेरे पास एक्सप्रेशंस नहीं है अच्छे, मैं बोलना नहीं जानता लोगों के सामने। बोलना नहीं जानता का मतलब अपनी बात को सामने नहीं रख सकता लोगों के, खत्म। सो कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए नॉलेज की दरकार है, और वो ज्ञान आपका जो है, वो जैसा मैंने तीन टाइप्स आपको बताया, ये तीनों टाइप्स की नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। कई बार हमारे पास सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि हम पे लैंग्वेज नॉलेज और जनरल नॉलेज नहीं होता है, इसलिए हम सफ़र करते हैं और फिर हम लोगों के सामने एक्सपोज होते हैं जैसे हम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस बनेगा भी उन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर, क्योंकि प्रेजेंटेशन असलियत में वहीं पर आना है नॉलेज का, जब ये तीनों का मिक्सचर होगा। तो ये जरूरी है। साथियों, आप आशावादी हैं? आर यू होपफुल? आर यू ऑप्टिमिस्ट? क्या आप ऑप्टिमिस्ट हैं? क्या आप आशावादी हैं? सवाल कीजिए अपने आप से। क्या निराशा की लहरें आपके शरीर रूपी भवन के अंदर भ्रमण करती हैं? पूछिए अपने आप से। आप कितने ऑप्टिमिस्ट हैं, कितने होपफुल हैं? ये एक माइंडसेट है, माइंडसेट। और इस माइंडसेट के साथ आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। होप कैसे जनरेट की जाए, आशा की लौ कैसे जलाई जाए, कैसे आशावादी बना जाए, क्या तरीका है जिससे मैं आशावादी बन सकता हूं, क्या तरीका है जिससे मेरे अंदर आशा की किरण जाग सकती है। इसके लिए सबसे पहली जरूरत है, सबसे जरूरी बात है अवेयरनेस। अवेयरनेस सबसे मुख्य बात, सबसे जरूरी बात है, सबसे जरूरी चीज है आशा की लौ को जगाने के लिए। अवेयरनेस इज द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार की सबसे बड़ी टीचर अगर कोई है तो वो अवेयरनेस है। जब तक आप अवेयर रहेंगे, ये करूंगा तो क्या होगा, ये करूंगा तो क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा, इससे क्या फायदा होगा, ये करने से ऐसा हो सकता है, ये करने से ऐसा हो सकता है, ये सेंस अगर आपके अंदर डेवलप हो गया तो आप काफी हद तक निराशावादी एटीट्यूड से दूर जा सकते हैं। अगर मुझे पता हो कि छत से अगर कूदूंगा तो चोट लग जाएगी, तो छत से कूदूंगा ही नहीं,
नेगेटिव लाइफ मेरे लिए बनेगी ही नहीं, और मेरे अंदर किसी भी तरीके से पेसिमिज्म नहीं आएगा। साथियों, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। सिर्फ ये बात कह देना कि आप अवेयर रहें तो उससे आप अपने अंदर आशा की लौ जला सकते हैं, इतना आसान नहीं है। केवल एक बात से या दो बातों से आशा की किरण नहीं जागती। ये मसला जीवन को बदलने का है, सोच को बदलने का है। जब सोच बदलेगी, जब सोच बदलेगी, जब जीवन जीने का तरीका बदलेगा, तब आशावादी दृष्टिकोण बनेगा। यदि मैं अपने काम को समय पर ना करूं तो मैं निराशा की तरफ जाऊंगा। यदि मैं जीवन में मॉरल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस ना दूं, मैं निराशा की तरफ जाऊंगा। यदि मैं जीवन में सपनों को ना देखूं और उन्हें पूरा करने की कोशिश ना करूं, मैं निराशावाद की तरफ जाऊंगा। यदि मेरे जीवन में मेरे इर्द गिर्द मेरा समाज, मेरे वेल विशर्स सही मायने में वेल विशर्स ना हो, मैं निराशा की तरफ जाऊंगा। यदि मेरे संबंधी मेरे को ताकत ना दे, बल ना दे, मैं निराशा की तरफ जाऊंगा। यदि मैं अपने जीवन में फोकस ना रखूं, मैं निराशा की तरफ जाऊंगा। यदि मेरे जीवन में उद्देश्य ना हो और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं भरसक प्रयास ना करूं, मैं निराशा की तरफ जाऊंगा। यदि मेरे जीवन में व्यवस्था ना हो, मैनेजमेंट ना हो, मैं निराशा की तरफ जाऊंगा। यदि मैं छोटी छोटी बातों पर अपना धैर्य खो दूं, मैं निराशा की तरफ जाऊंगा। यदि मैं परिस्थितियों को समझूं नहीं, निराशा की तरफ जाऊंगा। यदि मैं अपने जज्बातों की कद्र ना करूं और उनको समझूं नहीं, मैं निराशा की तरफ जाऊंगा। यदि मैं जीवन की दी हुई लिमिटेशंस की कद्र ना करूं और उनको समझूं नहीं, निराशा की तरफ जाऊंगा। साथियों, पूरा जीवन जो है, जब तक उसमें एक व्यवस्था नहीं होगी, एक मैनेजमेंट नहीं होगा, हमारे पास चांसेस हैं हम निराशा की तरफ जा सकते हैं। निराशावादी दृष्टिकोण हमारे अंदर आ सकता है। जीवन के हर पहलू में, हर कदम पे, हर स्टेप पे व्यवस्था लगाइए, मैनेजमेंट हर स्टेप पे लगाइए, हर एक्शन पे लगाइए, हर थॉट पे लगाइए, हर बात पे लगाइए। आपको इमोशंस का मैनेजमेंट चाहिए, आपको विचारों का मैनेजमेंट चाहिए, आपको गुस्से का मैनेजमेंट चाहिए, आपको समय का मैनेजमेंट चाहिए, आपको संवाद का मैनेजमेंट चाहिए, आपको नेतृत्व का मैनेजमेंट चाहिए। कुछ भी आप करते हैं उसमें एक व्यवस्था होनी चाहिए, और वो व्यवस्था वेल थॉट ऑफ होनी चाहिए। तब आपकी पर्सनैलिटी में तो निखार आएगा ही आएगा, और बहुत कुछ सही होगा। दीपक जी सेइंग 99% people are impatient, that's why there are chaos all around. Yes दीपक जी, impatient क्यों है?
क्यों है? मसला ये भी है। यहां पे बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक बात यहां होता क्या है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस तो हमने अपनी जिंदगी में बना ली हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस सोची समझी भी नहीं है। कई बार सोची समझी हो सकती है, कई बार नहीं भी हो सकती। और कई बार एक्सपेक्टेशंस जो है हमें विरासत में मिल जाती है। मैं उदाहरण के जरिए इस बात को समझाता हूं। बेटा पिताजी के पास जाता है और कहता है कि मुझे, आप सबने 3 इडियट्स देखी है, लेकिन मैं यहां कुछ ऐड करना चाह रहा हूं। बेटा पिताजी के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे जो है वो एक टीचर बनना है। पिताजी कहते हैं टीचिंग में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है, यू बिकम डॉक्टर। डॉक्टर इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि पिताजी स्वयं डॉक्टर हैं। तो पिताजी कहते हैं स्वयं डॉक्टर है तो उसके लिए ये रास्ता आसान हो जाएगा। बच्चे का माइंडसेट है टीचर बनने पे, वो लाइन उसको एल्यूर करती है। ईमानदारी से सोच के देखिए, बहुत गहराई के साथ इस बात को सोचिए। बेशक वो मां बाप कहते हैं कि डॉक्टर बनना है, लेकिन अगर उन मां बाप को ये एक चॉइस दे दी जाए कि आपका बेटा समाज में नाम कमाएगा, शोहरत कमाएगा, पैसा कमाएगा, इज्जत करेगा लोगों को, लोग उसकी तारीफ करेंगे, तो मां बाप फौरन कह देंगे बेटा जो चाहे बन जा, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कुछ भी कर ले। मां बाप को वो एश्योरेंस की जरूरत है। यहां पर गलती मां बाप की भी नहीं है, और यहां पर गलती उस लड़के की भी नहीं है, उस बच्चे की भी नहीं है। जरूरत किस बात की है? वो एश्योरेंस वाली बात लानी है। इट इज द मैटर कन्विंसिंग। कैसे कन्विंस किया जाए, कैसे बताया जाए। वो बच्चा अगर सही से बता दे अपनी बात को और ये कह दे कि मैं ऐसा कर लूंगा, तो ये सिचुएशन नहीं आएगी, निराशावादी दृष्टिकोण नहीं डेवलप होगा। मैटर इज समझाने वाली बात है। मैं अक्सर अनिल कुंबले साहब का जिक्र करता हूं। अनिल कुंबले साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं एक इंजीनियर बनना चाहता था, मेरा पैशन था इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की, मगर मैं क्रिकेटर बन गया। जाहिर सी बात है, उनसे सवाल हुआ कि आप क्रिकेटर बनकर क्या अफसोस हुआ? बोले किस बात का अफसोस? हर किसी का उद्देश्य, फॉरगेट अबाउट डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है, ऑल दैट, हर किसी का उद्देश्य होता है नाम, पैसा, शोहरत, खत्म। वेदर यू आर ए डॉक्टर और इंजीनियर और टीचर और एनीथिंग एल्स। कुंबले साहब ने कहा मुझे मिला ये सब कुछ, शोहरत, नाम, इज्जत, सब कुछ है मेरे पास, पैसा भी है, व्हाट एल्स आई वांट? Why should I feel repentant? यही चीज है जो समझाने की जरूरत है। ये एक्सपेक्टेशंस का बोझ जो है ना, ये निराशावादी दृष्टिकोण की तरफ जाता है। मैं क्या बताऊं, तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स और तमाम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं इस विषय पे।
अब देख लीजिए कितनी बड़ी आयरनी है। मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे स्पीकर्स बोलते हैं ये बात, मैं तो क्या ही बोल रहा हूं, बहुत सारे स्पीकर्स बोलते हैं। बच्चे के सामने सबसे पहले ये होता है कि उसको साइंस स्ट्रीम में जाना है, डॉक्टर इंजीनियर, और सबसे कम जो आंकी जाती है लाइन वो है ह्यूमैनिटीज। और देखिए आयरनी लाइफ की, आप कैसे, मेरे को ये समझ में नहीं आता, हाउ कैन वी से कि इस चीज का स्कोप ज्यादा है, इसका कम है। व्हाट इज दिस? यहीं से तो प्रॉब्लम शुरू होती है, निराशावादी दृष्टिकोण ही यहीं से शुरू होता है। आपने निराशा बच्चे के अंदर भर दी। अरे साहब, डॉक्टर इंजीनियर आईएएस ऑफिसर के अंडर में आते हैं, और आईएएस ऑफिसर ज्यादातर आर्ट्स स्ट्रीम के होते हैं, ह्यूमैनिटीज के होते हैं। अब बताइए आप, बताइए स्कोप का क्या। और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो मंत्री बन जाते हैं, उसके बाद आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स उनके अंडर में काम करते हैं। अब बोलिए आप, स्कोप यहां है, अंदर, बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर स्कोप नहीं है, अंदर है। तो आशा की किरण अगर जगानी है तो एक्सपेक्टेशंस को बहुत सोच समझकर, विचार करके रखना चाहिए। मैटर नहीं करता, ये कभी मैटर नहीं करता कि आप किस लाइन में हैं, किस फील्ड में, एज लॉन्ग एज आप उस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। मुझसे भी लोग कहा करते थे, आर्ट्स स्ट्रीम का स्टूडेंट रहा, तमाम बातें साथियों फिर से बोल दूं, मैं अपना उदाहरण इसलिए देता हूं क्योंकि आप मुझसे रूबरू हो सकते हैं, मुझसे और एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं, इसलिए देता हूं, अदरवाइज एग्जाम्पल्स औरों को भी दी जा सकती। मुझसे भी लोग कहते थे कि क्या करोगे आप, आर्ट्स स्ट्रीम के हो, ये हो वो हो, उसका स्कोप नहीं है। बिलीव मी, एज ए ट्रेनर, एज ए टीचर, एविडेंसेस आर देयर। आप फेसबुक वॉल पे चले जाइए मेरे, आपको पता लग जाएगा। इस समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको मैंने ट्रेन नहीं किया है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, पुलिसकर्मी किसी भी कैडर पे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग हों, एक्सपोर्टर्स हों, एग्रीकल्चर के लोग हों, स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों। बताइए क्या स्कोप की बात कर रहे हैं आप? ये समझना है, इसलिए बोझ में दबता चला जाता आदमी और फिर निराशावादी दृष्टिकोण बनना शुरू हो जाता है। तो साथियों, आशावादी बने। लाइफ में कैलकुलेशंस, प्लानिंग की जरूरत होती है, एनवायरमेंट स्कैनिंग की जरूरत होती है। आपके अंदर का एनवायरमेंट, आपके बाहर का एनवायरमेंट, उसको स्कैन कीजिए, देखिए वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लाकर रखता है, कौन सी बातें आपके सामने लाकर रखता है, क्या आपको इजाजत देता है, ये देखिए, और उसके हिसाब से आप अपने फ्यूचर को डायरेक्ट कीजिए, अपने लाइफ को डायरेक्ट कीजिए। लोगों की ज़रूरत है, उनसे जुड़िए, समाज से जुड़िए। समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं,
जो आपको बहुत कुछ अपनी ओर से दे सकते हैं, उनसे लीजिए। कृतज्ञ महसूस कीजिए उनके लिए, ऑब्लाइज्ड फील कीजिए और आगे बढ़िए। एक और चीज़ है साथियों, पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, ये तुलना शब्द जो है, कंपैरिजन, ये बड़ा खराब शब्द हो जाता है कई बार। हम अपने को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं कि मुझे उस व्यक्ति जैसा बनना है, और वो व्यक्ति यदि आपके इर्द गिर्द होता है तो आप उससे, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, क्योंकि आपको वो अपना प्रतिद्वंदी नजर आता है। ये कंपैरिजन जो है, राइवलरी का कंपोनेंट भी बीच में, राइवलरी वाली फीलिंग भी लेकर के आता है। तो कंपैरिजन, तुलना करना कि मुझे इस जैसा बनना है, गलत है, रॉन्ग, कभी नहीं। कितना भी बढ़िया काम किसी बंदे ने क्यों ना किया हो लाइफ में, वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे कंपैरिजन मत कीजिए, मत कीजिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर निराशावाद ला सकता है। आपकी परिस्थिति, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी क्षमता, आपका विश्वास, आपके भाव, आपका जीवन, आपका कल्चर, उस व्यक्ति के कल्चर, ज्ञान, भाव, कैपेसिटीज, कैपेबिलिटी से अलग है। उसका जीवन अलग है, उसकी लाइफ अलग है, उसका जीने का अंदाज अलग है, उसके कल्चर अलग हैं, उसके सपने अलग हैं, उसका सारा सिस्टम ही अलग। तो आप हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ टू दैट पर्सन? नो। हाउ कैन यू बी सो श्योर कि आप 3 साल में उसको पकड़ लोगे, उसके बराबरी पे आ जाओगे? और अगर आपने बराबरी में आने का अगर आपके अंदर जज्बा है भी, तो आपने अपना लैंडमार्क क्या बना लिया? वो पर्सन, उसके बराबर जैसे ही आओगे आपको वो ग्रेट जॉब डन, वेरी वेरी गुड। हो सकता है आपके अंदर वो पावर हो कि आप उससे भी आगे निकल जाओ, लेकिन आपने अपने माइंड को कंपैरिजन उसके साथ करा है ना, स्टैंडर्ड्स आपने लाइफ में बना दिया कि मुझे यहां पहुंचना है, जबकि आप यहां भी पहुंच सकते हैं, यहां भी पहुंच सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड क्यों रखना? नहीं, अगर तुलना करनी है तो अपने आप से करो। मैं यहां हूं, मुझे यहां आना है, ये यहां आना है, ये वेल थॉट ऑफ होना चाहिए कि इतने वक्त में मैं यहां आ सकता हूं। ऐसा ना हो कि इसे सोचा ही नहीं, आपने इसको यहां रख लिया जबकि रखना यहां था। ट्राई टू गेट माई पॉइंट। वेल थॉट ऑफ होना चाहिए कि मेरा ये टेन्योर में, इस टाइम लिमिट में मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, ये लैंडमार्क है, एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। इसके बाद मुझे, जब मैं यहां पर आ जाऊंगा तो मेरा लैंडमार्क ये हो जाएगा, फिर मुझे और आगे बढ़ना है। कीप ट्रांसफॉर्मिंग योर गोल्स। वन गोल अचीव्ड, सेलिब्रेट, एंजॉय, कांग्रेट्स, नाउ हैव सम मोर गोल्स। कंपैरिजन जब भी करना हो, खुद से, किसी और से नहीं। पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए एक और मुख्य बात जो आपको बतानी है, देयर इज नथिंग लाइक परफेक्शन इन दिस वर्ल्ड।
इस दुनिया में परफेक्शन शब्द है ही नहीं। जैसे ही आपने इसको करना शुरू कर दिया कि परफेक्शन, when I do this I will become perfect, 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 you will never ever achieve that mark। परफेक्ट शब्द तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जो टारगेटेड शब्द जो भी आपने अपने एम किया वहां पहुंच ही नहीं पाओ। अगर आज मैं ये कहने लग जाऊं कि आई नो एवरीथिंग, परफेक्ट का मतलब तो यही है, तो मेरा लर्निंग एटीट्यूड जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने एज्यूम कर लिया कि आई नो एवरीथिंग। आप लाइफ में कितना भी कुछ कर ले कम है, किसी भी फील्ड में आप कितना भी काम कर ले कम है। कभी भी फुल स्टॉप ना लगाए कि साहब आई हैव डन माई जॉब, आई एम परफेक्ट, कैनॉट डू, अब सब कुछ सही है, फाइन। मैं तो इवन एज ए मैन ऑफ लैंग्वेज, जब कोई कहता है, जब मैं उससे पूछता हूं कैसे हो, और वो कहता है आई एम परफेक्ट, परफेक्ट, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि परफेक्ट वर्ड जो है ये तो आएगा ही नहीं। परफेक्ट, परफेक्शन, परफेक्शनिस्ट, इज देयर अ डिफरेंस सर? यस, ये लैंग्वेज का डिफरेंस है डियर। परफेक्शन इज नाउन, perfect is adjective, perfectionist is also noun। तो परफेक्शनिस्ट या परफेक्शन ये सब साइड कर दीजिए, सिर्फ एक चीज को टारगेट कीजिए कि अगर मैं ए हूं तो मुझे ए प्लस होना है, ए प्लस हूं तो ए प्लस प्लस होना है, और ए प्लस प्लस से ऊपर अगर मुझे जाना है तो वो भी टारगेट करना, वॉट एवर। देर आर मेनी मेनी वीकनेसेस। मैंने आपको सेशन दिया था, एक शॉर्ट एनालिसिस की भी बात की थी। बहुत सारी हमारी वीकनेसेस हैं जो हमें स्वतः भी पता लग जाती हैं, हमें दूसरे बताते हैं, उनको हम कन्वर्ट करें स्ट्रेंथ में, वहां हम वक्त लगाएं। देखिए साथियों, मैंने जो पहली बात आपको बताई थी कल के सेशन में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट 1 था, उसमें जो मैंने पहली बात आपको बताई थी वो ये थी कि पहले आपको एनालिसिस करना है। यू हैव टू फॉलो सेल्फ एनालिसिस, व्हाट यू आर। ये आपको बहुत कुछ रास्ता आपके लिए खोल देता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। देन यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज, उसके ऊपर फिर आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, वो एक अलग बात है, अलग एस्पेक्ट है। तो कीप लर्निंग मोड ऑन। और मैं एक बात हमेशा से कहता आया हूं, आप मुझे साथियों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अनस हैज ज्वाइन, एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितना कमाना चाहते हो? अनस, कितना कमाना चाहते हो? हाउ मच यू वॉन्ट टू अर्न? दीपिका मैडम आ गई हैं। दीपिका मैम, हाउ मच यू वॉन्ट टू अर्न? कितना अर्न करना चाहते हो? कितना अर्न करना चाहते हो? हाउ मच यू वॉन्ट टू अर्न? अनस, इस दुनिया में हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अर्न करना चाहता है, बहुत ज्यादा पैसा अर्न करना, बहुत ज्यादा नाम अर्न करना, रेपुटेशन अर्न करना, तारीफें अर्न करना, ये भी आपकी अर्निंग है, ये भी आपकी संपदा है। यू वॉन्ट टू हैव मोर एंड मोर अर्निंग्स इन योर लाइफ। और मैं एक बात बता रहा हूं आपको, जो मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है,
लाइफ स्किल्स जो मेरी बुक आई उसमें भी लिखा है मैंने, और जो मैं अपने सेशंस में हर बार कहता भी आया। ये जो बात मैं बता रहा हूं ये आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाना चाहिए, और आप चाहें तो अपनी डायरी में टॉप पेज से लिख सकते हैं, फ्रंट पेज पे लिख सकते हैं, पहले पेज पे लिख सकते हैं। लेस अर्निंग का मतलब क्या होता है और मोर अर्निंग का मतलब क्या होता है? लेस लर्निंग, लेस अर्निंग, मोर लर्निंग, मोर अर्निंग। सिंपल फंडा। पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए लर्निंग पर फुल स्टॉप नहीं लगाना है। अनस डाउनलोड कर सकते हैं, वो अभी फिलहाल आने वाली है वो बुक। आई मीन उसका सारा काम हो गया है, वो ऑनलाइन कर देंगे वो पब्लिशर की ओर से है, वो थोड़ी सी देरी, बट हो जाएगा, वो भी आ जाएगी एंड आपको रीडिंग के लिए मिल जाएगी वो बुक। तो लर्निंग जहां आपने रोकी, गॉन। खत्म। You cannot stop learning from life. रावण तो मर गया था ना, फिर भी क्यों प्रभु राम ने उससे कहा कि लक्ष्मण जी से बोला कि उनके पैरों में जाकर के बैठो और उनसे ज्ञान लो? बिकॉज जीवन इतना डायनेमिक है, इतना डायनेमिक है कि आप कभी ये कह ही नहीं सकते मैंने जीवन के हर रास्ते को देखा है, जीवन की हर सिचुएशन को मैंने एनकाउंटर किया है, जीवन के हर पहलू को मैं जान पाया हूं। ये कभी कह ही नहीं सकते आप, इतना डायनेमिक है अपने में इसका नेचर। और उस लिहाज से, उस बात के मद्देनजर सीखना जितना भी हो कम है। मैंने आपको बताया था नॉलेज के टाइप्स, तो अब आप उसको रिलेट कर सकते हैं। वो सारी नॉलेज आपके पास होना जरूरी, जिंदगी के अनुभव आपके पास होना चाहिए, वो उसका ज्ञान भी जरूरी है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसे बोलते हैं। फोकस रहें। और एक चीज और आती है, ड्रेस। मैंने कहा था पर्सनैलिटी बाहर से भी आप कैसे देखते हो ये भी बड़ा मायने रखता है। एक्चुअल में क्या होता है, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे इमोशंस, ये सब कहीं ना कहीं तक मायने रखते हैं हमारी ड्रेस में भी। लर्निंग इज इन एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, every day, every week, every month and every year. And yes, we need to be dynamic, needs to change according to situation or circumstances. अनस बिल्कुल सही लिखा है आपने। तो मैं कह रहा था कि हमारी ड्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। आप ये देखें कि आपके जैसे विचार होते हैं, आपका वैसा अटायर भी हो जाता है, वैसे ही हो जाता है, उसी तरीके का। ये चश्मा लगा हुआ है, ये चश्मा भी बता रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। जिस तरीके के विचार भाव जीवन होता है उस तरीके का अटायर हो जाता है। हमारी ड्रेस, हमारे, ठीक है ना, अब एक बंदा जो है अच्छे से वेल ड्रेसअप होकर के बैठा हुआ, तो दैट मीन्स व्हाट, अच्छे से कैरी कर रहा है अपने को, तो कैरी कर रहा है, ये उसकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बता रहा है। दिस पर्सन इज नॉट कैजुअल। आपकी वेशभूषा आपके चरित्र को बताती है, आपके थॉट्स को बताती है, आपकी फीलिंग्स को बताती है, आपके एक्सप्रेशंस को बताती है। बॉडी लैंग्वेज का अपना रोल है, लेकिन आपके अटायर का भी अपना रोल है। जैसे डेस्टिनी इज कैरेक्टर एंड कैरेक्टर इज डेस्टिनी हम कहते हैं, कुछ उस तरीके से।
तो हमारी अटायर, हमारी वेशभूषा भी हमारे व्यक्तित्व को दिखाती है, व्यक्तित्व को बताती है। हम किस व्यक्तित्व के मालिक हैं ये उससे पता लगता है। साथियों, एक चीज और है पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके ऊपर मैंने पूरा एक सेशन आपको दिया है। और कल भी मैंने रिक्वेस्ट किया था आपसे, और आज पुनः मेरा आग्रह है आप सभी से कि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टॉपिक पर बहुत ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मेरे सारे वीडियोस आप देखें। पिछले करीब 20 दिन से मैं लगातार रोज़, शायद एक दिन मिस हुआ होगा, रोज़ ही मैं आ रहा हूँ और कुछ ना कुछ आपको शेयर कर रहा हूँ। तो डिटेल में मेरा एक सेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी जो मैंने दिया है। Yes, I remember, for example, when a person entry in the room for an interview, he or she entrance says, it's all means the body language signifies what kind of a person they are. Yes, बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। अनस इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो जब हम इस बात की चर्चा कर रहे थे क्लास में, आप जब पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था नजरें वही मिलाते हैं जिनकी नजरों में जान होती है। आपकी आईज आपके कॉन्फिडेंस को दिखाती हैं, आपका फेस आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है, आपकी टोन आपके कॉन्फिडेंस को बताती है, आपके एक्सप्रेशंस आपके कॉन्फिडेंस को बताते हैं। ये तमाम चीजें मिलकर आपकी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। व्यक्तित्व उत्तम हो या उत्तम है, इसके लिए सारी चीजों की दरकार जरूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस हम बात कर रहे थे, तो इमोशनल इंटेलिजेंस और उड़ते वही हैं जिनके हौसलों में उड़ान होती है। बिल्कुल बिल्कुल अरस। इमोशनल इंटेलिजेंस, देखिए कई बार क्या होता है, अगर आप इमोशनली वीक हैं तो भी मैं कहूंगा आपकी पर्सनैलिटी ठीक नहीं है, आपको वर्क करना उसमें। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आप अपने इमोशंस को भी पहचान पाए और दूसरे के इमोशंस को भी पहचान पाए। इसके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए साइकोलॉजी को रीड करना आपका आता है। जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं उसकी साइकोलॉजी आप रीड कर पाए, उसके बिहेवियर को आप रीड कर पाए। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कोई भी इमोशन जब आपको तोड़ता है, काटता है, झंझोड़ता है, उस इमोशन पर सबसे पहला काम यह है कि उस इमोशन पे आप एक सर्वे कीजिए। स्टेप नंबर 1, सर्वे कीजिए, मैं किन परिस्थितियों में नेगेटिव होता हूं। आज के उसका मसला इमोशंस का है। उन परिस्थितियों में जब आप नेगेटिव होते हैं और ठंडे दिमाग से जब आप नेगेटिव नहीं हैं, तब अगर उनके बारे में आकलन करेंगे, उनके बारे में विचार करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, उन परिस्थितियों को जहन में ला करके इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो आपको असलियत में पता लग जाएगा उनसे क्या नुकसान हो रहा है। डिटेल में तो मैंने सेशन में बताया ही है, उनसे क्या नुकसान हो रहा है, कैसे वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जो आपके वेलविशर से आप उनसे भी बातचीत करके पता लगा सकते हैं कि भाई आपने देखा मुझे ऐसी सिचुएशन में मैं नेगेटिव हो जाता हूँ, तो आपके हिसाब से क्या नुकसान मुझे होता है, और ये जो वीकनेस है ये कितना काम खराब कर रही है मेरी लाइफ में। यू कैन आस्क दैट। लेकिन वही लोग जो आपके वेलविशर से सही मायने में, ऐसे ही लोगों से आप बात करें। दूसरी चीज, आप सेल्फ ट्रेनिंग, इसको हम सेल्फ काउंसलिंग भी बोलते हैं,
ये जिंदगी में लेके आए। आपको बाहर से ट्रेनर की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने ट्रेनर बन जाए। माइंड की ट्रेनिंग करें, अपने माइंड को बार बार समझाएं, बार बार बताएं कि इससे ये नुकसान होगा, इससे ऐसा होगा, इससे वैसा होगा, ऑल दैट। ये सब जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका माइंड जो है वो प्रिपेयर्ड होगा, तैयार होगा। और ऐसी परिस्थितियों में आपने जो अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में फीड किया है वो एक फोर्स बन करके आएगा और आपकी उस नेगेटिव सिचुएशन को तोड़ेगा, उसका मुकाबला करेगा, तोड़ देगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार करेगा। एंगर मैनेजमेंट पे भी मेरा सेशन है, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है डिटेल में कि आप ऐसी नेगेटिव परिस्थितियों का सामना कैसे कर सकते हैं। एंगर मैनेजमेंट पे अलग है और नेगेटिव एटीट्यूड के ऊपर, पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर अलग है, जिसमें मैंने बताया नेगेटिव एटीट्यूड का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा कैसी है, ये भी आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। और बॉडी लैंग्वेज बहुत हद तक डिपेंड करती है आपके नॉलेज पे, लोगों की अंडरस्टैंडिंग पे, पब्लिक को फेस करने पे। बहुत सारी चीज़ें इसमें मिंगल अप हो जाती है। बॉडी लैंग्वेज पे भी मेरा एक सेशन है, तो आप कैसे बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ मैंने कहा है। और जैसे जब आप स्टेज पे चढ़ते हैं तो स्टेज के कॉर्नर से अगर आप नज़रें इनायत करते हुए चलेंगे, ऑडियंस की तरफ देखते हुए चलेंगे, तो डेफिनेटली वो आपके कॉन्फिडेंस को शो करेगा और वो कहीं ना कहीं रोल होता है। और 93% बॉडी लैंग्वेज काम करती है, 93%। तो जब आप मूव करते हैं स्टेज पे या किसी के सामने मूव करते हैं तो आप कैसे अपने को वहाँ प्रेजेंट करते हैं, कैसे आप आई कांटेक्ट बनाते हैं, कैसे आप हैंडशेक करते हैं और कैसे आप अपनी बॉडी को प्रेजेंट करते हैं वहाँ पर, ये बहुत मायने रखता है आप जब कम्युनिकेट करते हैं। बॉडी लैंग्वेज के लिए मेरा ये कहना है कि जो पॉजिटिव बॉडी पोस्चर्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम एक आदत की वजह से नेगेटिव बॉडी पोस्चर का इस्तेमाल करते हैं। मेरे एक मित्र, नाम लूँ नहीं लूँ, मुझे अनस शायद आइडिया लगा पाए, एक हमारे साथी रहे हैं, उन्होंने अनस को भी पढ़ाया। उनका एक अंदाज था कि वो जब हाथ मिलाते थे उनका हाथ बहुत टाइट होता था, बहुत ज़बरदस्त टाइट रखते थे वो हाथ मिलाते। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा सर आपका हाथ बहुत टाइट रहता है और जो भी हाथ आपसे मिलाता है उसका हाथ कंपैरेटिवली लूज हो जाता है, आपका टाइट रहता है, ये गलत है। बोले सर आप तो जानते हैं मुझे, मैं किस टाइप का हूँ। मैंने कहा हम तो जानते हैं, लेकिन जो पहली बार मुलाकात करेगा वो तो नहीं जानता ना। पहली बार जो पर्सन आपका इंप्रेशन बनाएगा अपने माइंड में वो तो गलत है ना। तो इसलिए जो पॉजिटिव बॉडी पोस्चर्स है, हैंडशेकिंग का ये रूल है, जैसा मैंने उस सेशन में भी बताया आपको डिटेल में। हैंडशेकिंग का ये रूल है कि आपके हाथ में उतनी ही एनर्जी आनी चाहिए जितनी दूसरे के हाथ में आ रही है व्हाइल यू आर डूइंग हैंडशेक, जिसको इक्वल हैंडशेक बोलते हैं या कॉर्पोरेट हैंडशेक बोलते हैं। अब दूसरी तरफ अगर पावर ज़्यादा लगी होगी तो वो तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को शो करती है। तो कई बार आदतों की वजह से हम नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जबकि हम है नहीं ऐसे, बट वो इंप्रेशन तो वही कैरी कर रही है ना, फर्स्ट इंप्रेशन तो वही बन रहा है उससे। इसलिए बॉडी लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है। बात करते वक्त आप थोड़ा सा आगे को होके बात को कहें,
ये एक सिग्नल करता है कि आप एक्सेप्टेंस के मोड में हैं और आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इंटरेस्ट तो आप ऐसे पीछे होके भी कर लेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन ये बॉडी पोस्चर्स बहुत हद तक, वो तो एक आदत की बात है कि आप ऐसे बैठ के भी अगर अच्छा बोल रहे हैं तो वो एक आदत का पार्ट है, लेकिन वो फर्स्ट इंप्रेशन वाली जो बात आ रही है ना, वहाँ पर ये बात बहुत मायने रखती है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है, बॉडी लैंग्वेज को जानना ज़रूरी है कि आप कैसे बैठें, कैसे बात करें, आई कांटेक्ट कैसे बनाएं, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया है और उसको आप फॉलो करेंगे तो वहाँ भी आप दिखाई देगा कि आप किस लेवल के हैं, आप क्या सोचते हैं। आपकी शारीरिक भाषा, आपकी शाब्दिक भाषा आपके कॉन्फिडेंस को दिखाती है, आपकी पर्सनैलिटी का दीदार कराती है, बताती है कि आप किस पर्सनैलिटी के मालिक हैं। तो व्यक्तित्व निखार एक्चुअल में जीवन का निखार है। आपके जीवन में जितना निखार उत्पन्न होगा उतना आपके व्यक्तित्व में भी निखार उत्पन्न होगा। विषय ऐसा है, हम बात ऐसी कर रहे हैं तो मन कर रहा है कि एक दो पंक्तियां अपनी लिखी हुई आपके समक्ष रख दूं, क्योंकि इतने सेशंस हो गए, अपना जो एक दूसरा रूप है मेरा कवि वाला, वो आपके सामने नहीं आया इन सेशंस के दौरान। तो मेरी दो पंक्ति हैं जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, जिसमें मैंने परिभाषित किया था इंसान को, कि इंसान किसे कहते हैं। और आज यहाँ जब टॉपिक भी लगभग वही है कि व्यक्तित्व किसका अच्छा हो, तो एक अच्छे व्यक्तित्व के लिहाज से मैं ये बता रहा हूँ। थैंक यू दीपक जी। सुख और दुख दोनों को मिलाकर जीवन का नाम देते हैं। सुख और दुख दोनों को मिलाकर जीवन का नाम देते हैं, और संघर्ष करे जो इनके बीच उसी को इंसान कहते हैं। तो जो संघर्ष करता है सुख और दुख के बीच में, वही इंसान है। याद रखिए, संघर्ष का मतलब होता है संघर्ष। संघर्ष का मतलब संघर्ष। संग में रहकर हर्ष करे, जॉय करे, एंजॉय करे, जॉय को लाइफ में लाए, ये संघर्ष है। संघर्ष में मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। संघर्ष में जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा आए, हमारा मुकाबला करे और फिर चली जाए। हम अपना आपा ना खोए, हमारा आपा नहीं खोना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। तो हम आज इस मैसेज के साथ, ये जिंदगी एक संघर्ष है। सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख है, इसका आना जाना है। हर दिन इतवार नहीं होता, हर रात चांदनी रात नहीं होती, और हर दिन हमें बहुत अच्छा खाने को मिले, ये भी नहीं होता है। कई बार हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, बट उसको कॉम्प्रोमाइज़ नाम ना दें। उसको एक इस सोच से लें कि जो हमें मिल रहा है वो हमारे जीवन का परिणाम है, हमारे संघर्ष का परिणाम है, हमारे कठिन परिश्रम का परिणाम है। अंधेरा है तो रोशनी में होगी, गम है तो खुशी भी होगी। अगर इन आँखों में आज आंसू, तो कल इन होठों पर हंसी भी होगी। हम भी आपके चेहरे हैं। अनस, मैं जानता हूँ भाई, अनस कितनी तारीफ करूँ आपकी, अनस उसके बारे में, देयर इज नो लिमिट टू इट। मतलब आई फील सो डिलाइटेड, सो हैप्पी, सो एक्साइटेड, सो जुबिलियंट टू टॉक अबाउट यू। वो विद्यार्थी
वो स्टूडेंट अनस जिसने 0.1% भी एफर्ट नहीं छोड़ा लर्निंग के लिए, एंड दैट्स व्हाई ही इज अ राइजिंग स्टार. दिस इज व्हाई ही इज अ राइजिंग स्टार. हमेशा बढ़ चढ़ के आगे. अनस, याद है एक बार आपने मुझसे कहा था कि सर आज कुछ पढ़ाइए. आज मैं शायद किसी अरेंजमेंट में गया हुआ था, तो आपने कहा पढ़ाइए, तो मैंने एटीट्यूड के ऊपर आपको पढ़ाया था कुछ. और सेशन ख़त्म होने के बाद आपने कहा था सर ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही कि एक पर्सन एटीट्यूड के ऊपर 1 घंटा कैसे बोल सकता है लगातार. हाउ इट इज़ पॉसिबल. देखिए, ये कोई कारनामा नहीं है. डेडिकेशन खुद आ जाता है, निकल के दिखता है, वो दिखाई देता है. सर बस आपके सेशंस याद आ जाते हैं, खुशी मिलती है सब याद करके. शुक्रिया बॉस. बस जो भी हूँ आप लोगों के सपोर्ट चाहिए हमेशा. हमेशा आपका आप ही सभी का. मेरे तो मुझे कहना चाहिए दीपक जी भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है वो भी कहीं ना कहीं मेरे कांटेक्ट में आए हैं, उनके ज्ञान का उनको फ़ायदा हुआ है. तो आप सभी स्टूडेंट हैं. लेकिन अनस, आपसे थोड़ा सा अटैचमेंट थोड़ा अलग हो जाता है. उसका रीज़न ये है कि आप काफ़ी टाइम हमारे साथ रहे और काफ़ी समय आपने ज्ञान हमसे लिया. तो सभी महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया है. और आप सभी, मैं चाहता हूँ कि जितना संभव हो सके करें. शिखा मैडम आज शायद पहली बार सेशन अटेंड की हैं, पहली बार उन्होंने मेरे सेशन में हाजिरी लगाई है. शिखा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. दिव्यांश जी, परहैप्स इन्होंने भी पहले सेशन अटेंड नहीं किया है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर. संजय चौहान जी भी आज जुड़े हैं हमसे. सर थैंक यू वेरी मच. आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया. कि मैं जिम्मेदारी समझता हूँ कि जितना अपनी ओर से मेरे पास नॉलेज है वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ. ये मेरी एक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, इसको मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ. रितेश सर, वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स. रितेश सर मेरे मित्र और डायरेक्टर भी हैं आप बरेली में इंस्टीट्यूट में, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं. और काफ़ी ज्ञान आपके पास है और बहुत बड़ी ज्ञान की विरासत के मालिक रितेश सर. आपको भी मैं धन्यवाद कहता हूँ कि आपने हमारे सेशन को अटेंड किया. और मैं उन लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ जो लोग रोज़ आते रहते हैं. अब्बास जिया, गीता मैडम, आप सभी, संजीव सक्सेना जी एंड सुधीर सक्सेना, अर्पिता, आप, मनोज हमारे छोटे भाई, और आप सभी थैंक यू वेरी मच. आदित्य पुनिया, फैसल मलिक, आप सभी लोग इस सेशन को अटेंड किए हैं. देवेश राजपूत, विधि मेरी स्टूडेंट रही हैं, आपने भी आज इस सेशन को अटेंड किया है. अरुण चौधरी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. और जो लोग का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ वो तो लगातार ही आ रहे हैं, हो सकता है इसके बाद भी विपिन वेद जी भी हैं, हो सकता है उन लोगों का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ. लेकिन आप यकीन मानिए आप सब लोगों का नाम हमेशा टॉप लिस्ट पे है. और आप सब लोग कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, वांट टू हियर मोर फ्रॉम यू. अनस, ये सारे ही विषयों पे मैं बात कर चुका हूँ. आप शायद आप थोड़ा लेट आए हैं, क्योंकि मैं करीब, ये मेरे ख्याल से 25 शायद 25 सेशन मेरे फेसबुक लाइव पे अभी तक हो गए हैं, 20 से 25 मैं समझता हूँ. और हर सेशन में हमने कोई ना कोई स्किल की बात की है, कम्युनिकेशन की, प्रेजेंटेशन की, इवन रिवीजन टेक्निक्स, वो तो शायद आपने अटेंड भी किया था. मोर और लेस सभी टॉपिक्स जो लाइफ स्किल से रिलेटेड है अभी रह गए हैं. हालांकि बहुत सारे टॉपिक है, लाइफ अपने में ही बहुत डायनेमिक है, तो बहुत सारी चीज़ों को प्रेजेंट करती है. वो सारे ही टॉपिक आपने लिए हैं. तो अभी हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे भी बात करेंगे. और मेरा उद्देश्य है कि इस लॉकडाउन में मैं आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज देता रहूं
और जब लॉकडाउन समाप्त हो तो आप एक अलग पर्सनैलिटी आपके पास हो। आई एम विद यू फ्रॉम 26 अप्रैल। ओके, शिखा मैडम इज सेइंग 26 अप्रैल से आप हमारे साथ हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अच्छी बात है और आप जितना भी सीख सकते हैं सीखिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। इजाज़त आप सभी से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।